हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का जो है टॉपिक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अंदर जो सब टॉपिक हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का आपस में क्या रिलेशन है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये है, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो बनाएगा एंगल, लेकिन किसके साथ? विद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ। तो उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये वो एंगल है जो कि रिजल्ट फोर्स का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बनाएगा। लेकिन एंगल किसके साथ बनाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ बनाएगा। तो उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो F है, और फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसके अगेंस्ट में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है, वो आपके पास क्या है? वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है और अप्लाइड फोर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मीन्स अगर हम कहते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट में एक्ट करेगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो फ्रिक्शन फोर्स उस पोजीशन पर रेस्ट में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये आपके पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में क्या करेगी? एक्ट करेगी, ठीक है। तो सरफेस की तरफ से जो फोर्स एक्ट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो आपके पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। वो फोर्स जो है हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ओके। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक, और ये आपके पास है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपके पास क्या है? ये वाला रिजल्टेंट है, ठीक है। ये एंगल बना रहा है। किसके साथ एंगल बना रहा है? इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ ये एंगल बन रही है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ओके। तो ये डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल मीन्स कहाँ से? इस पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। और ये आपके पास क्या है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की ये जो एंगल बन रही है ये एंगल आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये पॉइंट O से लेकर B तक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे? पैरेलली हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे इस जगह पर। तो ये आपके पास F लिमिटिंग हुई, ये रिजल्टेंट वेक्टर L पॉइंट, और ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है O से लेकर A पॉइंट तक, ओके। तो इस पॉइंट से लेकर ये A तक, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस पॉइंट से लेकर ये आपके पास A से लेकर L, और L से लेकर ये आपके पास दोबारा इस पॉइंट पर। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रही है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब एंगल की सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर साइड आपके पास क्या है? ये वही लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। और जो ट्राइंगल का बेस होगा वो आपके पास क्या होगा? वो बेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। ये वाली साइड आपके पास क्या है? बेस है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, और ये वाली साइड आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस जो है आपके पास जो आपकी मेन क्वांटिटीज है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन और आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दोनों मौजूद हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये वाला आपके पास क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने शिफ्ट इधर किया इस जगह पे। तो परपेंडिकुलर पर आपके पास क्या हुई? F लिमिटिंग हुई। और बेस पर क्या है? बेस पर आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगी? F लिमिटिंग डिवाइड बाय आपके पास क्या है? N नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और F लिमिटिंग फोर्स है, ठीक है। तो रेशो जो है लिमिटिंग फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हमें पता है कि Fs किसके बराबर था? म्यू एस
n के बराबर था। तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड आएगा, तो एफ एस डिवाइड बाय n किसके बराबर होगा, म्यू एस के बराबर होगा। ठीक है, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन है और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो हम इस एफ एस की जगह पर एफ लिमिटिंग भी रख सकते हैं। तो एफ लिमिटिंग डिवाइड बाय एन बराबर किसके है, म्यू एस के। तो जो रेशो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, ये बराबर किसके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो tan थीटा किसके बराबर हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये टेंजेंट और ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम अगर इसको जनरली हम लिखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकती है। जनरली हम इसको यूं लिखें, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। तो ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम उस एंगल को कहते हैं एक ऐसी एंगल जो के रिजल्टेंट बनाए फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वो एंगल है जो के लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो है रिजल्टेंट बनाएगा, और जो रिजल्टेंट बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट है वो किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। ठीक है, तो इसको कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम जो है इसको स्टडी करेंगे, वो आगे हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, द मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन, कम से कम इंक्लाइन प्लेन एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, सच दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो इंक्लाइन सरफेस पर, इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, वो जस्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट करे। द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे कि ये एंगल ऑफ रिपोज है। कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जस्ट दो फोर्सेज हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरी आपके पास क्या है, वेट है। अब इस सरफेस को हम किसी एंगल पर रखते हैं, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इसको एंगल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस हॉरिजॉन्टल के साथ हमने क्या दी, एंगल दे दी, और वो एंगल हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, अब ये वो कम से कम एंगल है जिस एंगल पर ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लाइड करना स्टार्ट करे। मतलब यूँ समझिए कि स्लाइड ना करे, बस अभी अभी वो क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो उस एंगल को जिस पर ये ब्लॉक जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करे, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस कम से कम एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा है, हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ, कंसीडर करते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज है, और इस एंगल ऑफ रिपोज पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट मीन, इसका मतलब ये है कि वो स्लाइड नहीं किया बल्कि अभी अभी वो क्या करेगा, स्लाइड करना डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बेसिकली तो ये एक फोर्स नॉर्मल, दूसरी फोर्स आपके फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरी आपके पास क्या है, वेट। ये तीन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं। अब जो वेट है, वेट के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले। एक आपके पास क्या है, इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है, और दूसरा इस सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जो सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा है, जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है। ठीक है, तो वेट को हमने रिजॉल्व किया उसके दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट mg cos थीटा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो mg sin थीटा। अब हमारे पास चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ये, दूसरी आपके पास फ्रिक्शन, तीसरा ये कंपोनेंट, और चौथा आपके पास क्या है, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब वेट हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वेट के हमने दो कंपोनेंट्स हमने ले लिए हैं। ओके, तो वेट को अब हम क्या करेंगे, वेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, वेट के हम कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। ओके,
तो जो फोर्सेस हैं, अब आपके पास क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, और ये जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट में है। इसी तरह फ्रिक्शन और आपके पास ये mg sin थीटा, ये दोनों इक्वल हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट में है। तो जो हम कहते हैं कि जो फ्रिक्शन है और mg sin थीटा दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस फिगर में हम यूँ लिखते हैं कि mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ। माइनस क्या बता रहा है कि mg sin थीटा की जो डायरेक्शन है या फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो mg sin थीटा के अपोजिट में है, ठीक है। इसी तरह जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये वाली, ये फोर्स और mg cos थीटा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट में है। तो हम लिखते हैं कि mg cos थीटा बराबर किसके हैं, माइनस n के। माइनस क्या बता रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो mg cos थीटा के अपोजिट में है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हमारी गई हैं। हमें क्या करना है कि इस वन इक्वेशन को 2 के साथ आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। mg sin थीटा डिवाइड करेंगे mg cos थीटा के, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा, और माइनस एफ को डिवाइड, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, mg और mg कैंसिल, बाकी sin थीटा अपान cos थीटा बराबर f अपान आपके पास क्या है, n के बराबर होगा। sin थीटा अपान cos थीटा बराबर किसके हैं, tan थीटा के। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, f अपान n के बराबर होगा। अब f फ्रिक्शन फोर्स है, n जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो जो रेशो है फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रेशो है वो बराबर किसके है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के म्यू के बराबर है, ठीक है। द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन रख सकते हैं, ओके, या जस्ट आप फ्रिक्शन भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का जो रेशो है वो बराबर किसके है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट ऑफ, किसका टेंजेंट, इस एंगल थीटा का, ये थीटा एंगल क्या है, ये थीटा जो है ये वाली एंगल आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ओके। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज वो बराबर किसके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम कहें कि इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज अल्फा, जो पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसमें पढ़ी थी, लेट्स कंसीडर करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या थी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये थी कि जो फ्रिक्शन है, ठीक है, हम कहते हैं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ओके, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा, तो ये किसके बराबर आ रही थी, ये tan आपके पास जो है, हम कहते हैं कि ये, अगर हम कहें कि ये अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा किसके बराबर आया था, म्यू के बराबर आया था। अगर हम कहें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा किसके बराबर होगा, म्यू के, ठीक है। तो tan अल्फ़ा किसके बराबर है, म्यू के, और तो हम क्या लिखेंगे, इस म्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan अल्फ़ा रखेंगे। तो हमारे पास tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा tan अल्फ़ा के बराबर होगा। tan आप भले कैंसिल कर दें तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा के। तो एंगल ऑफ रिपोज बराबर किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ये जो थीटा है, ये थीटा आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, और ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों यहाँ पर इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिलेशन है, रिलेशन हमें ये बताता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगी, ठीक है। कब बराबर होगी, जब हम कहते हैं कि हम वो कम से कम एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को रखें इंक्लाइंड प्लेन पर, और उस प्लेन पर वो ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो, बस वो अभी अभी वो स्लाइड करना ही स्टार्ट करेगा, तो उस एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज है। और उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों किसके बराबर आएंगी, एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो हेंस एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।